नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन भारद्वाज और फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ जिसका नाम है फॉरेन जजमेंट। तो सबसे पहले तो 75th इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको 75वां स्वतंत्रता दिवस आपके जीवन में खुशियाँ लाए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 से। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 क्या कहता है? ये बात करता है फॉरेन जजमेंट की एक सिंपल डेफिनेशन की। अगर आप डेफिनेशन को रीड करते हो तो ये डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है फॉरेन जजमेंट मींस द जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट। अब फॉरेन जजमेंट क्या है? फॉरेन जजमेंट वो जजमेंट है जो फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट दिया है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि फॉरेन कोर्ट क्या है? ठीक है, तो फॉरेन कोर्ट को देखते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 आपका कहता है फॉरेन कोर्ट के बारे में। अब फॉरेन कोर्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएट आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो फॉरेन कोर्ट वो कोर्ट है या तो जो इंडियन टेरिटरी इंडिया के आउटसाइड सिचुएटेड है, या फिर इसके साथ ही वो उस कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश ना किया हो। ठीक है, नहीं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कंटिन्यू हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कोर्ट जो ना ही इंडियन टेरिटरी में है, ना ही स्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो ऐसा कोर्ट फॉरेन कोर्ट होगा। ठीक है, तो सिंपल सिंपल वर्ड्स में देखो तो ऐसा भी कोर्ट जो बाहर है और इंडिया की गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो फॉरेन कोर्ट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक्शन 13 की। सेक्शन 13 क्या कहता है? व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। अब देखो, मैं फॉरेन कोर्ट को अप्रोच करता हूँ, फॉरेन कोर्ट के पास जाता हूँ, किसी भी सिटीजन उनकी या तो उनका सिटीजन हूँ या किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग मैं फॉरेन कोर्ट को अप्रोच करता हूँ और फॉरेन कोर्ट से जो जजमेंट आता है उसको बोलते हैं फॉरेन जजमेंट। ठीक है, तो फॉरेन जजमेंट मेरे पास आता है। अब सवाल उठता है कि फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव है भी है या नहीं है। ठीक है, तो देखो, अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कॉन्क्लूसिव। सेक्शन 13 कहता है अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कॉन्क्लूसिव as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title। ठीक है, और पार्टीज सेम है, टाइटल सेम है, और जो मैटर वॉट एवर दे आर अंडर द डिस्प्यूट आर ऑल्सो सेम। उस केस में क्या है? फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होगा, बट एक्सेप्ट देर आर सम कंडीशंस दैट इन दैट कंडीशंस योर फॉरेन जजमेंट शैल नॉट बी कंक्लूसिव। अब उसमें क्या आता है? फर्स्ट आता है आपका वेयर इट हैज नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन। अब देखो, फॉरेन जजमेंट तो आता है बट इट इज हैज नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय द कॉम्पिटेंट जुडिक्शन। जो जुडिक्शन है, जुडिक्शन मीन्स द कॉम्पिटेंसी, द कैपेसिटी बाय विच द कोर्ट इज टेकिंग दैट डिस्प्यूट इज नॉट कॉम्पिटेंट। और कोर्ट ही कॉम्पिटेंट नहीं है तो जजमेंट भी कॉम्पिटेंट नहीं होगा। ठीक है, सेकंड आता है वेयर इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। ठीक है, तो द कोर्ट हैज डिसाइडेड द केस, कोर्ट हैज डिसाइडेड द जजमेंट, बट व्हाट इज हैपनिंग हियर? द केस हैज नॉट डिसाइडेड ऑन दी मेरिट्स। अगर पार्टीज को बुलाया ही नहीं है, पार्टीज को अच्छे से हेयर ही नहीं किया है, ठीक है, द जजमेंट जो किसी बायस है या पार्शियल है, इन दैट केसेस द जजमेंट शैल नॉट बी कंक्लूसिव जजमेंट। थर्ड आता है आप मेरे दोस्तों, वेयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग टू बी फाउंडेड ऑन एन incorrect view of international law or refusal to recognize the law of India in cases in which such law is applicable। अब देखो, या तो मैंने जजमेंट दिया है, मैंने कोर्ट ने सपोज मैं कोर्ट हूँ और मैंने कोई जजमेंट दिया है, but that judgment is not according to the laws of international law or is not according to the Indian laws। कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर है उसका। ठीक है, ना तो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग मैच होता है, ना ही इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग। इन दैट केस दैट जजमेंट शैल आल्सो नॉट बी कंक्लूसिव जजमेंट। ठीक है, सो ध्यान से देखना। फोर्थ पॉइंट, वेयर द प्रोसीडिंग्स इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड आर अपोज टू द नेचुरल जस्टिस। अब नेचुरल जस्टिस क्या होता है? पार्टीज को हियर किया है नहीं किया है, दोनों को अच्छे से सुना है नहीं सुना है, फेयर ट्रायल हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई जज कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो कि बायस हो सकता है या देयर इज एनी काइंड ऑफ रिलेशन दैट वो बायसनेस क्रिएट कर सकता है। ठीक है,
तो नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। 3 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं, वो आप अपना देख सकते हो व्हाट आर द प्रिंसिपल। बट इफ द जजमेंट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अपोज टू द नेचुरल जस्टिस देन इट शैल नॉट बी कॉन्क्लूसिव, ठीक है। 5th पॉइंट आ जाते हैं, वेयर इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। इफ द कोर्ट फाइंड दैट द जजमेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय एनी काइंड ऑफ फ्रॉड, ठीक है, कोर्ट को बेवकूफ बना के या कुछ मिसलीडिंग ऑफ फैक्ट्स करके या कुछ झूठी बात दिखा के हमने कोर्ट से झूठा एक जजमेंट ले लिया, वो जजमेंट शैल ऑल्सो भी झूठा जजमेंट, ठीक है, तो वो भी कॉन्क्लूसिव नहीं होगा। लास्ट आता है वेयर इट सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ एनफोर्स इन इंडिया, ठीक है। तो वो जजमेंट है, जो जजमेंट की एक बेस है, उसका जो बुनियाद है या फिर जो उसका जो फाउंडेशन है, वो आपका कोई भी लॉ है इंडिया का, उसके ब्रीच होने पे खड़ी होती है, ठीक है। वो जजमेंट तो आया है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई इंडियन जजमेंट को ब्रीच कर रहा है। इन दैट केस ऑल्सो दैट जजमेंट शैल नॉट बी कॉन्क्लूसिव, ठीक है। तो क्या होगा, फॉरेन जजमेंट कॉन्क्लूसिव होगा अगर डायरेक्टली एजुडिकेटेड अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज ऑफ द सेम टाइटल और लिटिगेटिंग इन द सेम टाइटल इन द सेम मैटर, ठीक है, कॉन्क्लूसिव होगा। बट इन सर्कमस्टेंसेज में, दीज 6 सर्कमस्टेंसेज, द जजमेंट शैल नॉट बी कॉन्क्लूसिव जजमेंट, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स आर देयर। अब देखो पहला एग्जांपल यहाँ पे क्या कहता है, ए सूज बी इन अ फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट में ये क्या करता है, बी के अगेंस्ट में केस फाइल करता है, ठीक है। अ सूट इज डिसमिस्ड, सूट डिसमिस हो जाता है। A judgment will operate as a bar to fresh suit by against B in India on the same cause of action। देखो अब जनरल रूल क्या कहता है, देखो जनरल रूल कहता है कि मैंने किसी फॉरेन कोर्ट में एक केस किया दूसरी पार्टी पर, ठीक है, वो सूट जो है डिसमिस हो गया। अब मैं उसी पार्टी के अगेंस्ट में सेम टाइटल में सेम मैटर में मैं इंडिया में आके उसी इशू पे केस फाइल नहीं कर सकता। सो दैट फॉरेन जजमेंट शैल बी ट्रीटेड एज अ बार ऑन दी केस आई एम फाइलिंग इन इंडिया, ठीक है, ये आपका हो गया जनरल रूल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूं, ए सूज बी इन अ फॉरेन कोर्ट, द सूट इज डिक्रीड, ए देन सूज बी on that judgment in India, B will be precluded from putting in issue the matter which were directly and substantially in issue before the foreign court and adjudicated upon by the court, ठीक है। अब देखो सेम चीज यहाँ पे ए ने बी को सू किया इन फॉरेन कोर्ट, ठीक है, फॉरेन कोर्ट ने डिक्री पास कर दी। अब क्या होता है, ए देन सूज बी ऑन द सेम जजमेंट ऑन दैट जजमेंट इन इंडिया। अब उसी जजमेंट पे इंडिया में सू फाइल करता है ए, ठीक है। तो बी विल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम पुटिंग इन इश्यू द मैटर्स व्हिच वर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू बिफोर द फॉरेन कोर्ट एंड एडजुडिकेटेड अपॉन बाय द कोर्ट। अब देखो इसमें छोटा सा दूसरा रूल है, अब जो डिफेंस है, जो भी चीजें हैं बी प्रोड्यूस कर सकता था फॉरेन कोर्ट में, ठीक है, वो उसने नहीं की, तो वो यहाँ पे इस कोर्ट में, इंडियन कोर्ट में वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, बी विल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम पुटिंग इन इश्यू द मैटर्स which were directly and substantially in issue before the foreign court and adjudicated upon by the court, ठीक है। तो अगर कोई भी इश्यू था वो डिसाइडेड हो चुका है फॉरेन कोर्ट में, कोई भी डिफेंस था, कुछ भी था, मैं ले चुका हूँ, वो डिसाइडेड हो चुका है बाय द फॉरेन कोर्ट, तो उसी इश्यू को मैं दोबारा इंडियन कोर्ट में राइज नहीं करूंगा, ये है, ठीक है। शायद मुझे बताने में इसमें कोई मिस्टेक हो गई, तो फॉर द क्लैरिटी, जो भी मैंने डिफेंस लिया, जो भी चीजें प्रोड्यूस करी, जो भी इशू मैंने रेज किया इन द फॉरेन कोर्ट, उसके बाद इंडियन कोर्ट में दोबारा वो केस आता है, ठीक है, तो सेम इशू सेम एविडेंसेस आई विल नॉट रेज, ठीक है। द थर्ड एग्जांपल वी सी, ए सूज बी इन अ फॉरेन कोर्ट एंड ऑब्टेन्स अ डिक्री, ठीक है, डिक्री मिल जाती है, फॉरेन कोर्ट में केस फाइल होता है, डिक्री मिल जाती है मेरे को। He then sues B on that judgment in India. B is not precluded from raising a plea that the judgment of the foreign court is not conclusive and does not operate as res judicata since it was obtained by fraud. अब ठीक है, तो देखो पहले मैंने क्या बोला था, सेकंड एग्जांपल में बोला था कि अगर कोई एजुडिकेट हो सकता है उस मैटर को मैं दोबारा नहीं उठाऊंगा। बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि दैट जजमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और ऑब्टेन्ड बाय एनी ऑफ द मीन्स विच हैज बीन डिस्कस्ड इन सेक्शन 13, ठीक है, इन केसेस में क्या होगा कि
मैं रेज कर सकता हूं अपनी वॉइस कि जो फॉरेन कोर्ट का जजमेंट है वो सही नहीं है एंड जजमेंट मस्ट बी स्टॉप्ड। ओके, ठीक है। सो दीज आर द 3 एग्जांपल्स, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, यू कैन रीड इट अगेन। ठीक है, अभी आते हैं सेक्शन 14 पे। सेक्शन 14 ऑफ द सीपीसी टॉक्स अबाउट द प्रिजम्पशन एज टू द फॉरेन जजमेंट। ठीक है, तो अगर कोई फॉरेन जजमेंट मेरे पास आता है तो उस फॉरेन जजमेंट के लिए मैं क्या प्रिजम्पशन रखूंगा, व्हाट मस्ट बी द प्रिजम्पशन फॉर द फॉरेन जजमेंट। ठीक है, तो सिंपल 4 लाइन्स है इसमें। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन और एनी document purporting to be a certified copy of a foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the record, but such presumption may be displaced by proving want of jurisdiction। ठीक है, तो मेरा प्रिजम्पशन क्या होगा कि दैट जजमेंट दैट फॉरेन, अगर मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी है तो आई विल प्रिज्यूम दैट द जजमेंट हैज बीन पास बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट हैविंग प्रॉपर jurisdiction until and unless a contrary has been proved or contrary appears on the record of the case। Done। एनफोर्समेंट की बात करता हूं। एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट कैसे होगा, तो एनफोर्समेंट जैसे किसी फॉरेन जजमेंट ने डिक्री पास की, उसका मैं एनफोर्स कैसे कराऊंगा, तो एनफोर्स होगा बाय इंस्टीट्यूटिंग अ सूट ऑन सच फॉरेन जजमेंट विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। ठीक है, तो मैं एक सूट फाइल करूंगा फॉर दी एनफोर्समेंट, उस फॉरेन जजमेंट के बेसिस पे मैं सूट फाइल करूंगा फॉर दी एनफोर्समेंट। और कितने टाइम में कर सकता हूँ, विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट, जिस डेट को जजमेंट आया है उस डेट से विद इन 3 years तक। ठीक है, सेकेंड वे है बाय एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 44A ऑफ द कोड। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स होती है, एग्जीक्यूशन मींस इंप्लीमेंटेशन व्हाटएवर हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट। ठीक है, सो बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग आल्सो आई कैन एनफोर्स द फॉरेन जजमेंट। सो फॉरेन जजमेंट में इतना ही है। फॉरेन जजमेंट के का अगर मैं समरी लेता हूं तो फॉरेन जजमेंट क्या होता है, जो फॉरेन कोर्ट ने किया हो। फॉरेन कोर्ट क्या होता है, फॉरेन कोर्ट which is not in the territory of India or which has not been established by the central government or is not continued by the central government। ठीक है, उसके बाद आपके जो 6 exceptions हैं वो आप देख सकते हो, और वो 6 exceptions में अगर सेक्शन 13 में आता है, फॉल करता है, इन दैट केस फॉरेन जजमेंट इज नॉट वैलिड और नॉट कंक्लूसिव। ठीक है, प्रिजम्पशन आता है सेक्शन 14 में आपका, तो आप प्रिज्यूम करोगे कि द जजमेंट हैज बीन गिवन बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट अनटिल अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। ओके, 3 एग्जांपल्स हैं आपका, आप 3 एग्जांपल्स को अच्छे से देख लेना। ठीक है, सो इन दिस वे योर टॉपिक फॉरेन जजमेंट, वेरी सिंपल टॉपिक हैज बीन फिनिश्ड। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई विल कंटिन्यू सच काइंड ऑफ वीडियोज मोर एंड मोर। सो हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।